नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं पोर्टब्यूज। राजनीतिक विश्लेषण का बड़ा मंच लोकसभा का चुनाव है और हम एक प्रयास कर रहे हैं आपको हर लोकसभा क्षेत्र का, जो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उनकी बारीक विश्लेषण के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं और बारी बारी कर सभी लोकसभा सीटों का विश्लेषण हम आपके पास रखेंगे। उसमें यह बताएंगे कि वहाँ 10 प्रमुख जातियां कौन है जो चुनाव में निर्णायक होंगी, किन जातियों के हाथ में निर्णय है और वहां का इतिहास क्या रहा है, पिछला लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहा, क्या स्थिति रही और वहां क्या कुछ होने वाला है, क्या खास है, किस किस प्रत्याशी में मुकाबला होगा, कौन प्रत्याशी का पलड़ा भारी दिख रहा है, किस प्रत्याशी का पलड़ा उससे कम दिख रहा है, जो आमने सामने की टक्कर होगी, क्या तीसरा कोई खेल भी बिगाड़ देगा। सारी बात हम लेकर आपके बीच आएंगे और इस श्रृंखला का पहला वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, इसलिए कि 1952 से 2019 तक का जो चुनाव परिणाम यहाँ का आया, जीतने वाला हमेशा राजपूत रहा है। इस बार क्या चित्तौड़गढ़ टूटेगा, क्या राजपूत वहां हार जाएगा, क्या महागठबंधन की जो कोशिश हो रही है वो कामयाब होगी। महागठबंधन की कोशिश है कि चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त किया जाए और इसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। 2009 में भी यह कोशिश हुई थी और 2019 में भी यह प्रयास किया गया है कांग्रेस राजद के नेताओं की तरफ से, उस गठबंधन की तरफ से, लेकिन चित्तौड़गढ़ टूट ही नहीं रहा। बहरहाल यहाँ जो कुल नामांकन हुए हैं वो 21 से स्वाभाविक है कि किसी को वोट मिलना तय है, चाहे 1 मिले या 1 करोड़ मिले, वो बात है, लेकिन यह भी तय है कि जीतने के लिए कोई एक ही है और मुकाबला यहाँ सीधा सीधा है। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन। एनडीए के तरफ से भाजपा के उम्मीदवार है सुशील कुमार सिंह, जो 2009, 2014 और 2019 में 3 बार लगातार सांसद रहे हैं। 2009 में जदयू से, तो 2014 और 2019 में भाजपा से वो लोकसभा पहुंचे हैं। पहले विधायक भी रहे। सुशील कुमार सिंह के पिता राम नरेश सिंह और फ्लूटन बाबू भी यहाँ से सीट रहे, वो जाति से राजपूत है। दूसरे तरफ है अभय कुशवाहा, जो यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जाति से कोयरी हैं और राजद के नेता हैं। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 1952, 1957, 1971, 1977, 1980, 1984 में सत्येंद्र नारायण सिंह जीते हैं, जिनके पुत्र निखिल कुमार 2004 में सांसद रहे और उनकी पुत्र मधु श्यामा सिंह 1999 में सांसद रहे। बाकी जितने यहाँ से सांसद बने वो सभी जाति के राजपूत रहे, लेकिन निखिल कुमार की चर्चा विशेष संदर्भ में हम इसलिए कर रहे हैं कि निखिल कुमार कांग्रेस के थे और वो चाहते थे कि औरंगाबाद सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने बाकायदा इसके लिए पटना में मीटिंग की और कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो औरंगाबाद से सीट लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तब जबकि राजद ने यहाँ अभय कुशवाहा को सिंबल देकर भेज दिया था। बहरहाल जब अभय कुशवाहा का नामांकन हुआ तो उससे कांग्रेसी दूर रहे। क्या यह चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, देखने वाली बात होगी, क्योंकि साझा उम्मीदवार है, कांग्रेस राजद एक साथ है, उसमें वामपंथी संगठन भी है और कांग्रेस के नेता नामांकन से राजद के प्रत्याशी से दूर रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य और तालमेल की कमी है। बहरहाल इसके अलावा अगर आप देखें तो हम पिछला 3 लोकसभा चुनाव का परिणाम आपको बताते हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जब जदयू से यहाँ थे तो उनको 2,60,153 वोट मिला था और वो चुनाव जीत गए थे। तब राजद की तरफ से शकील अहमद खान चुनाव लड़ने आए थे और उनको 1,88,000 वोट मिला था और तब भी यही नारा बुलंद किया गया था कि चित्तौड़गढ़ को इस बार ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं और सुशील कुमार जाति के राजपूत जो है सांसद बन जाते हैं। 2014 में सुशील कुमार सिंह फिर 3,07,941 वोट लाकर चुनाव जीतते हैं और तब निखिल कुमार जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे 2,41,000 लाकर चुनाव हार जाते हैं। दोनों राजपूत के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन 2019 में फिर कोशिश की गई कि चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त किया जाए, लेकिन सुशील सिंह फिर बाजी मार गए और उनको 4,27,721 वोट मिला था, जबकि हम जो राजद के तरफ से प्रत्याशी था गठबंधन के तहत, उसको मात्र 3,59,169 वोट मिला था और उपेंद्र प्रसाद जो दांगी जाति के थे चुनाव हार गए थे। इस बार राजद की फिर कोशिश है कि चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त किया जाए और उसने अभय कुशवाहा को सिंबल देकर लालू प्रसाद यादव ने औरंगाबाद भेज दिया। जब वो सिंबल लेकर औरंगाबाद आए तब उनसे मीडिया ने यह सवाल पूछा था कि क्या चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर सकेंगे आप। तब उन्होंने यह कहा था कि हम किसी को ध्वस्त करने नहीं आए हैं, बल्कि हम
अपनी जीत दर्ज करने आए हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए आए हैं। मालूम हो कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में औरंगाबाद जिले का औरंगाबाद, कुटुंबा और रफीगंज विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जबकि गया जिले का गुरुआ, इमामगंज और टिकारी शामिल है। अब हम जातीय आंकड़ा की बात करते हैं। बिहार में जो जाति सर्वे हुआ, उस आधार पर आप किसी पंचायत, किसी प्रखंड या किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी लोकसभा क्षेत्र का जातीय आंकड़ा नहीं निकाल सकते। इसलिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, चाहे दोनों ने जितना भी दम भरा हो, सच यही है कि प्रदेश स्तर पर एक जातीय आंकड़ा जारी कर दिया गया, बाकी उसको किसी नहीं समझ लिया गया। लेकिन जो हम आंकड़ा दे रहे हैं वो जाति की राजनीति और राजनीति में जाति का जो मुद्दा होता है, उसके विशेषज्ञ वीरेंद्र कुमार यादव को बिहार में माना जाता है। और उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं विधानसभावार, लोकसभावार, हम उसके आधार पर दे रहे हैं। इसलिए दूसरे संख्याओं से, दूसरे आंकड़ों से हो सकता है कि कम अधिक हो। तो हम पहले बात कर लेते हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो है यादव 2,90,000, मुसलमान 2,06,000, राजपूत 2,30,000, भूमिहार 83,000, ब्राह्मण 50,000, कोरी 1,29,000, कुर्मी 24,700, चमार 1,36,000, दुसाध 1,37,000 और बनिया 1,71,000 बताए जाते हैं। अब अगर एनडीए का समीकरण देखें तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी और पासवान, अगर इनकी जातियों को वोटर को आप जोड़ देते हैं तो 6,85,000 होता है। और महागठबंधन का जो माई समीकरण है, यादव, मुस्लिम और प्रत्याशी की जाति चूंकि कोयरी है, तो कोयरी को अगर जोड़ देते हैं तो 6,79,000 होता है। कोयरी को लेकर एक बात साफ साफ कही जाती है कि वह कुशवाहा को ही वोट देता है। इसलिए राजद और कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है, उसके साथ ही आपको कुशवाहा वोटरों को मानकर चलना पड़ेगा। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुशवाहा जाति का पैटर्न वोट करने का यही रहा है कि पहले वो अपनी जाति को ही प्राथमिकता देता है। और यहाँ अभय कुशवाहा से मजबूत कोई दूसरा कुशवाहा प्रत्याशी है नहीं, सीधी टक्कर में है सुशील कुमार सिंह के साथ। इसलिए कुशवाहा जाति का अधिकतम वोट इन्हीं के पास जाएगा। अगर भाजपा को कुछ मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन मास लेवल पर कुशवाहा जाति का वोट अभय कुशवाहा के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसे देखें तो 6,80,000 और 6,85,000 का मामला है, यानी 5-10,000 का कांटे का टक्कर यहाँ है। अब अनुसूचित जाति की जो दूसरी जातियां हैं, पासवान और चमार छोड़कर, और ओबीसी की जो जातियां हैं जो दशमलव में है, उन जातियों के हाथ में निर्णायक एक मत है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जीत हार जातीय समीकरण पर किसको कितना वोट मिलेगा यह तो तय कर देगा, लेकिन जीत हार का जो अंतिम निर्णय है वो ऐसी ही जातियां करेंगी। अगर जातीय आधार पर चुनाव का विश्लेषण करें तो देखने की बात ये होगी कि सुशील कुमार सिंह अपने पाले में कमजोर जातियों को और अभय कुशवाहा कमजोर जातियों के कितने मत को अपने पाले में जोड़ पाते हैं। सुशील कुमार सिंह चूंकि 3 बार सांसद रहे, उनके साथ भाजपा जैसा सशक्त संगठन है, तो उनका पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है बनिस्पत अभय कुशवाहा के। अभय कुशवाहा के साथ समस्या यह है कि उनके नामांकन में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जाने से परहेज करते रहे। तो क्या इसका चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस के मतदाता भी साइलेंट हो जाएंगे, वो कम सक्रिय होंगे? इसका भी असर पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि वोट देकर ही किसी को लाभ या हानि पहुंचाया जाए, वोट न देकर भी लाभ और हानि चुनाव में पहुंचाया जा सकता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर शिथिल पड़ गए या भाजपा की तरफ मुख कर गए तब भी नुकसान होगा। और राजपूत जाति का तो वोट आपको सुशील कुमार सिंह से ही जोड़ना होगा। जातीय आधार पर ही चुनाव होते हैं, धर्म के आधार पर चुनाव होते हैं, यह तय जाति है। तो ऐसी स्थिति में अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो अभय कुशवाहा पर सुशील कुमार सिंह भारी पड़ रहे हैं। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, राजद और दूसरे वाम दल शामिल है, चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर पाएंगे? जो प्रश्न अभय कुशवाहा से पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि हम किसी को ध्वस्त करने नहीं आए हैं, हम जीतने आए हैं और लोकसभा का क्षेत्र का विकास करने आए हैं। तो क्या कुछ होगा ये दशमलव वाली जातियां तय करेंगी और निर्णय सुनाएगा निर्वाचन आयोग। 4 जून का इंतजार करिए, निर्णय सामने आ जाएगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए और देखते रहिए बिहार लोकसभा के जो 40 सीट है, प्रत्येक सीट का बारीक, बेबाक और तटस्थ विश्लेषण। जी हाँ, धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर